नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश में कुछ ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा जिस ढंग से योगी सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का माखौल बनाया जा रहा है, वो सरकार की छवि के लिए कतई बेहतर नहीं माना जा सकता। सरकार की छवि को बिगाड़ने के लिए, सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए इन कुछ आईएएस अधिकारियों की कारगुजारियों को प्रदेश सरकार को गंभीरता से लेने और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की जरूरत जरूर है। आज हम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के आयुक्त अजय चौहान जिनके द्वारा फाइबर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता को जो संरक्षण और कृपा दृष्टि बरसाई जा रही है, उस पर बात करना चाहेंगे। फाइबर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता की एक फर्म द्वारा वाराणसी में भदैनी मौजा अंतर्गत कबीर नगर योजना के तहत आने वाले आशीर्वाद अपार्टमेंट परिषद में पिछले दिनों से 3 बहुमंजिली इमारतों को अवैध ढंग से बनवाने का काम किया गया है। पूरे आवास विकास परिषद के सभी अधिकारियों, अधिशासी अभियंता से लेकर आयुक्त तक के अधिकारियों को इन अवैध बहुमंजिली इमारतों से संबंधित सभी गतिविधियां बखूबी वाकिफ है। बावजूद इसके इस अवैध बिल्डर पर जिस ढंग से स्वयं आयुक्त अजय चौहान के द्वारा संरक्षण देने की बात कही जा रही है, वह एक बड़ी गंभीर स्थिति का निर्माण जरूर करता है। पिछले दिनों निर्माण खंड 34 वाराणसी के संबंधित खंड निर्माण खंड 34 के पूर्ववर्ती अधिशासी अभियंता समर उपाध्याय और अधीक्षण अभियंता जो वर्तमान में निवृत्त हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, राम इकबाल, इन दोनों के द्वारा इस बहुमंजिली इमारतों को बनवाने का काम किया बताया जाता है। यही नहीं, आयुक्त अजय चौहान की पूर्ण संज्ञानता में यह बहुमंजिली इमारत बनवा लेने का काम किया गया। साथ ही वर्तमान अधिशासी अभियंता के द्वारा पिछले 20 जून 2020 को एक सीलिंग के लिए आदेश जारी किया गया। लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि 20 जून 2020 को अधिशासी अभियंता चौधरी के द्वारा, अजीत कुमार चौधरी के द्वारा एक सीलिंग आदेश जारी किया गया, लेकिन जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बार बार शिकायतों के बाद लगभग 8 माह बाद 19 फरवरी 2021 को आशीर्वाद अपार्टमेंट परिषद में सीलिंग से संबंधित नोटिस चस्पा किया गया। सवाल उठता है कि 20 जून 2020 को जब सीलिंग के लिए आदेश जारी कर दिया गया, तो 8 महीने बाद 19 फरवरी 2021 को अपार्टमेंट के अंदर सीलिंग की नोटिस जारी करने का औचित्य क्या है?
सीलिंग आदेश के तत्काल बाद यह कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकी? यही नहीं, महत्वपूर्ण यह भी है कि जानकार सूत्रों का कहना है कि 19 फरवरी 2021 को जो सीलिंग नोटिस डिस्पैच रजिस्टर पर चढ़ाया गया उसे फाइलों में दबा दिया गया। बाद में जब इसकी शिकायतें होने लगी तब जाकर मार्च के दूसरे हफ्ते में यानी 21 को मार्च के दूसरे सप्ताह में यह सीलिंग नोटिस मौके पर लगाया गया। 20 जून 2020 को सीलिंग का आदेश करना, 19 फरवरी 2021 को फाइल में आदेश कर इसको डिस्पैच के साथ दबा देना और फिर 20 दिन बाद, लगभग 20 दिन बाद मार्च के दूसरे सप्ताह में इसे मौके पर लगवाना पूरी स्थितियों को संदिग्ध बनाता है। आवास विकास के अधिकारी निश्चित रूप से अवैध बिल्डर के साथ साठगांठ कर किसी भी कीमत पर इस अवैध बहुमंजिली इमारत को सीलिंग से बचाना चाहते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। यही नहीं, जिस ढंग से सीलिंग आदेश होने के बाद आवास विकास परिषद द्वारा संबंधित तीनों बहुमंजिली इमारतों को अवैध घोषित कर दिए जाने के बावजूद अवैध बिल्डर के द्वारा जिस ढंग से अवैध बिल्डिंग से संबंधित तमाम फ्लैटों को रजिस्ट्री कर देने का काम किया गया, यह भी एक गंभीर स्थिति जरूर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आशीर्वाद अपार्टमेंट परिषद में स्थित ब्लॉक बी अवैध बहुमंजिली इमारत, जिसके लिए रजिस्ट्री के लिए अजीत कुमार चौधरी और साथी अभियंताओं द्वारा लिखित रूप से मनाही की गई थी, बावजूद इसके अवैध बिल्डर द्वारा उसमें से संबंधित अधिकांश फ्लैटों को रजिस्ट्री कर दी गई। महत्वपूर्ण यह भी है कि अधिशासी अभियंता अजीत कुमार चौधरी से लेकर आयुक्त अजय चौहान तक के संज्ञान में है कि एक बड़े फ्रॉड के तहत यह रजिस्ट्रियां की जा चुकी हैं। बावजूद इसके आवास विकास परिषद न तो अवैध बिल्डर के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज कराना चाहता है और न ही सीलिंग की कार्रवाई करने में वह इच्छुक दिखता है। यही नहीं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से वाराणसी के कैंट थाने में एक तहरीर के द्वारा अवैध बिल्डर के विरुद्ध फर्जी ढंग से रजिस्ट्री करने से संबंधित सारे दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने का अनुरोध किया जा चुका है। बावजूद इसके सूत्रों के मुताबिक कैंट पुलिस भी इस प्राथमिकी को दर्ज करने में कतई कोई रुचि नहीं देखी जा सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि आवास विकास परिषद से लेकर पुलिस प्रशासन तक आखिर योगी सरकार की भ्रष्टाचार की नीति और निर्देशों के विपरीत क्यों इस प्रकार की कार्रवाइयां कर रहे हैं, जिससे सरकार की छवि बिगड़ती है, वहीं आम आदमी ठगा जा रहा है। आम लोगों से बेवकूफ बनाकर करोड़ों रुपए अवैध बिल्डर द्वारा वसूल लेने की बात सामने आने के बावजूद आवास विकास परिषद किसी भी प्रकार की कार्रवाई से आखिर क्यों गुरेज कर रहा है? आखिर वह कौन सी वजह है जिसके चलते आवास विकास परिषद और जिला पुलिस प्रशासन अवैध बिल्डर के खिलाफ
कार्रवाई से बच रहे हो। यह एक महत्वपूर्ण और जांच का विषय अवश्य है। उपभोक्ता मंच को इस बात की उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार इन कारगुजारियों को गंभीरता से संज्ञान में जरूर लेगी और ऐसे अवैध बिल्डरों और इनके साथ साठगांठ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित अवश्य की जाएगी। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।